केस भी मेरे ऊपर 22-23 हो गए। ओह, हाँ, उनकी तरफ से होता है कि ये भाई धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा रहा है ये कलाकार। मैं हर बार केस में जाता हूँ, कोर्ट में भी जाता हूँ, वकील जज साहब के सामने भी, तो मैं बोलता हूँ कि मेरा गाना पूरा आप सुनो, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान, बच्चा समझ के छोड़ दिया है, अब भी पकड़ ले अपने का, नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान है। तो अपने दुश्मन को गाली देने में भी अपने देश में अगर वो नहीं है तो फिर क्या करेगा। किसी धर्म को, भावना को मैं आहत नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे धर्म पे आँच आती है, मेरे धर्म पे, मेरे देश में अगर कोई गोली बारूद आतंकवादियों को मारता है तो फिर मेरे को बोलना पड़ता है, नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान भड़वा है। अब जितने भी गायक कलाकार हैं उन सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि अब कम बैक खतरनाक होगा, सब बच के रहे, सब शब्दों का चयन करके गाए, क्योंकि अब मैं ये 9 अगस्त के बाद हर 15 दिन में गाना डालूंगा। 19 किलोमीटर से आया था वो प्रोग्राम देखने, और आते से ही उसने मेरे को हाथ दिया, इतने में जनरेटर दिखा नहीं, उसको उंगली कट गई, उसकी पब्लिक बहुत थी। आपको बता दूं कि बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि मेरा जन्म कुंदनपुर का है, लेकिन मैं झाबुआ में ही रहता था। अच्छा। पढ़ाई मेरी झाबुआ में हुई है, 12th तक, कॉलेज तक, उषा देवी कौंडिन। तो उनको मैंने पूछा कि नानी मुझे गाना गाना है, कोई ऐसा गाना अगर आप दो पुराना लोकगीत टाइप जिसको मैं गा सकूँ। तो नानी ने कहा था कि एक गाना है, ऊपर कांच रो बंगलो, नीचे पांडरी दुकान, यूँ करके। उसी बीच जो डीजे वाले, जो हाँ, डीजे में जो भी बिजनेस वगैरह, हाँ, उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। हाँ, तो उसको आप किस हिसाब से देखते हो? ये भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जैसे तैसे रिस्क लेके घर की चीज़ें कुछ गिरवे रख के अपना डीजे का जैसा तैसा पूरा तामझाम सही करा। उसके बाद में डीजे बंद हो गए। अब खूब से लोग जो बाउंड्री वाले थे, जैसे गुजरात बाउंड्री वाले थे, उन्होंने तो गुजरात में बजा लिए डीजे जाके, लेकिन जो इस तरफ थे थानला पेटलावाद इधर के क्षेत्र के, उनके डीजे का बहुत नुकसान हुआ। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनकी आवाज़ में सादगी भी है, संकल्प भी है और युवाओं के लिए मैसेज भी है। आप सभी के लाडले, चहीते और हमारे बड़े भैया शशांक जी तिवारी आ चुके हैं द अनिल शो पर। एंजॉय कीजिए द अनिल शो को। बहुत बहुत स्वागत है बड़े भैया शशांक जी तिवारी हमारे इस शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। द अनिल शो में आपने मुझे बुलाया, आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष करके द अनिल शो जिसके नाम से शो है, उसने ही मुझे इनवाइट किया, इस लायक समझा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़े भैया, हमें बहुत सारी ऐसी बातें करनी थी जो शायद आप कॉल पे या ऐसे बात जैसे मैसेज वगैरह पे आप नहीं बता सकते। तो मैंने सोचा कि यार ऐसी चीज़ें मुझे सीखनी जो मेरी लाइफ में, मैं चाहता कि मैं सामने सामने बैठकर रूबरू होकर वो सारी चीज़ें सीखूं। और जो हमारे दर्शक है, जो आगे बढ़कर पब्लिक स्पीकिंग हो गई, स्टेज फियर हो गया, वहाँ कोई स्टेज पे जाके कैसे क्या बोलना, लोगों के सामने कैसे क्या कम्युनिकेट करना, सारे कहीं ना कहीं लोगों के ख्यालों में वो चीज़ें आती रहती। तो वो आप एक माध्यम हो जो हमें सिखा सकते हो, गाइड कर सकते हो कि कैसे क्या आगे जा सकते हो पब्लिक स्पीकिंग। तो कैसा लग रहा है स्टूडियो में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपके सारे वीडियो देखता हूँ, जितने भी आदिवासी लोकगीत कलाकार हैं, जैसे कि वीके भुरिया जी, अर्जुना मेड़ा जी, दिलीप थंदार जी, सभी के वीडियो में देखता हूँ। और मेरी भी काफ़ी टाइम से इच्छा थी कि मैं भी द अनिल शो पे आऊँ। और वो कहते हैं ना कि बिन बुलाए बुलाया जाता है, मैं आने वाला था लेकिन आपका बुलावा ही आ गया। धन्यवाद, आपने समय दिया, आपका इतना कीमती निकाल कर आप यहाँ पर आए जी। तो हम शुरुआत करेंगे इस पॉडकास्ट की आपके बचपन से और आपके कुंदनपुर से। जी। कैसा रहा था आपका कुंदनपुर गांव का सफ़र, और वहाँ से लेकर आपने बहुत सारे लोगों के दिल में जगह बनाई, तो वहाँ छोटा सा सफ़र आप बता सकते? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि मेरा जन्म कुंदनपुर का है, लेकिन मैं झाबुआ में ही रहता था। अच्छा। पढ़ाई मेरी झाबुआ में हुई है, 12th तक, कॉलेज तक। उसके बाद मम्मी मेरी टीचर है सरकारी, उनका ट्रांसफ़र हो गया था कुंदनपुर, और वहीं पर मेरे मामा का घर है। तो वहीं पर हमने मकान बनाया, तो हम झाबुआ से कुंदनपुर चले गए। ओके। वो टाइम कौन सा था? वो टाइम लगभग जब मैं 12th पास करके 13-14 साल पहले, उस टाइम। तो कुंदनपुर गया। कुंदनपुर में कोई पार्टी का कार्यक्रम था, वहाँ पर आदिवासी कलाकार आए थे गुजरात से। ओके। विक्रम चौहान है, ममता सोनी, विक्रम ठाकुर, ये लोग आए थे हमारे गांव में। तो उनको देख के मुझे ऐसा लगा था कि यार ये गा रहे हैं तो अपन क्यों नहीं गा सकते। उस टाइम कोई कलाकार नहीं था अपने इधर इलाके में। तो उनको देख के मैंने सोचा कि मैं भी गाना चालू करूँ।
तो जब से मेरा नाम शशांक तिवारी है, लेकिन मैंने तिवारी कुंदनपुर लगाना चालू कर दिया क्योंकि वो आइडिया वहीं से मिला था। ओके, आपके ख्याल में ही आया था वो कुंदनपुर? हाँ, कुंदनपुर मेरे ख्याल में आया था। मैंने सोचा शशांक तिवारी लगाऊंगा तो जहाँ मैं रहता हूँ, जो मेरी जन्मभूमि है, उसका ही नाम लगाऊं, तो तिवारी कुंदनपुर। तो वो सफ़र कौन से सन में शुरू हुआ था? वो लगभग मान लो आप 2006-07 में। ओके। हाँ, 6-7 में हम लोग वहाँ गए थे। पहला टाइटल कह सकते या पहला जो एल्बम कह सकते वो कौन सा था? सबसे पहला एल्बम तो नानी मेरी थी, उषा देवी, कुंदनपुरी रहती थी। तो नानी मेरी भोपाल आकाशवाणी पे गा के आई है। ओह। हाँ, दूरदर्शन पे, उषा देवी कौंडिन्य। तो उनको मैंने पूछा कि नानी मुझे गाना गाना है, कोई ऐसा गाना अगर आप दो पुराना लोकगीत टाइप जिसको मैं गा सकूं। तो नानी ने कहा था कि एक गाना है, ऊपर कांच रो बंगलो, नीचे पांडरी दुकान, यूँ करके। तो मैंने कहा नानी ये गाना अच्छा नहीं है, दूसरा बताओ। तो नानी ने एक और गीत बताया था कि हमारा झाबुआ जिला कई थो बेशान, अब के आ गई कि मैं जान, फिर भी कई लोग पड़िया है खई ने भांग। ऐसा एक गाना बताया था। तो फिर मैंने दोनों में से एक ऊपर कांच का बंगला चुना और उसको मैंने सबसे पहला गाना गाया था। हाँ, ऊपर कांच का बंगला, नीचे पान की दुकान। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है सॉन्ग और हाँ, हर जगह सुनाई दे ही देता हो। अब वो इसको किस्मत का खेल कहे कि तुक्का लगना कहे, चल गया गाना खतरनाक। तो लिरिक्स उनके ही थे, उषा देवी। अच्छा, ओके। नानी जी के। उसके बाद आगे का सफ़र बस वहीं से शुरुआत हुई। वहीं से गाने, पहले कहाँ रिकॉर्डिंग करना, कहाँ क्या करना, पहले कुछ भी आइडिया नहीं था। तो कहाँ पे हुआ था? यूट्यूब पर डलता था गाना, ये भी आइडिया नहीं था। पीपी बारिया जो गुजरात के एक बहुत बड़े गीतकार हैं, जिनका रिकॉर्डिंग भी है, जो अच्छे अच्छे कलाकार उन्होंने बनाए हैं, उनसे मैं जुड़ा। ओके। उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि तुम इस गाने को इस तरीके से गाओ। तो उनके कहने पे मैंने ऊपर कांच का बंगला निकाला था। उसके बाद वही गुरु बन गए। फिर हर गाने वहीं निकाले मैंने। अच्छा। मैं तेरा दीवाना, सोनू डार्लिंग, सब गाने वहीं से, और सारे के सारे पॉपुलर हुए? सारे के सारे हिट हुए। लक था या आपने उतना मेहनत वगैरह की थी उस चीज़ पे? मेहनत तो करी थी। अब दोस्त लोगों ने, किसी ने कड़ा रखा था गिरवी, ओह, कि लो 3,000 ले जाओ रिकॉर्डिंग के लिए। अच्छा। मम्मी के पर्स में से 2-4 हज़ार चुरा के लाए थे, पापा से हेल्प मांगी। कभी डांटे नहीं था? कभी पता चला होगा कि कहाँ गए तो थे? डांटे थे, क्या है गाने बजाने में, अपने परिवार में कोई गाता बजाता नहीं है, डॉक्टर बनो वो बनो। सबसे पहले तो ख्याल में भी आता कि फ्यूचर क्या है इसमें? फ्यूचर कुछ भी तो आपको कैसे फ्यूचर नजर आया इसमें? मैंने कहा कुछ तो करूँगा। बाहर के लोग आके अपने क्षेत्र में गीत गा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अच्छे पैसों में प्रोग्राम कर रहे हैं। तो शुरू से अपना भी गाने बजाने का शौक था। स्कूल में मैं अध्यक्ष रहा, कॉलेज में उपाध्यक्ष रहा, भाषण देने में अव्वल था। तो मैंने सोचा मैं भी गाता हूँ। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन स्किल जो थी आपकी, हाँ, बस वो वहाँ पे काम आई। बस वो वहाँ काम आई और उसका यूज़ आज तक चल रहा है। आज तक चल रहा है लाइव परफॉर्मेंस हो गया? लाइव, बिल्कुल। ओके। तो आपने पहला जो लाइव परफॉर्मेंस होता है, जो लाइव शो होता है, वो कहाँ पे किया था? सबसे पहले तो मैंने जितने भी गाने बनाए, 2-3 ही गाने बनाए थे जहाँ तक याद है मेरे को। ऊपर कांच का बंगला, सोनू डार्लिंग, और एक गाना था, एक गाना और था याद नहीं आ रहा है। वो 3 गाने बनाए और 3 गानों के बाद ही एक प्रोग्राम मिल गया अचानक से, राजगढ़। लेकिन उसके पहले हमारे झाबुआ में चल समारोह निकलता है। अच्छा। हाँ, नवदुर्गा माता जी का, जिसको राजगढ़ नाका महोत्सव, उसके संरक्षक शैलेश दुबे जी, ये लोग पूरा आयोजन कराते हैं। माता जी का चल समारोह निकलता है, काफ़ी दूर दूर से बड़े बड़े कलाकार आते हैं। तो उन्होंने मुझे मंच दिया था पहला। हाँ, क्या आप आओ, हमारे क्षेत्र के गायक हो, आपका गाना बहुत चल रहा है, तो आप प्रस्तुति दो। तो वहाँ डर डर के पहली प्रस्तुति दी थी। हाँ। क्या था, क्या चल रहा था अंदर? कहीं बिगड़ ना जाए तो? ये चल रहा था कि भाई कौन सा गाना गाना है। गाने तो 3 है अपने, और प्रस्तुति 4 घंटे की देना है। 4 घंटे की? हाँ, पूरा रोड शो था, वो स्टेज था बीच बस स्टैंड पे, पब्लिक उसके सामने क्या गाना। तो उससे पहले आपने वो सारी चीज़ें नहीं करी थी? उसके पहले मालूम नहीं था ना, खाली इतना ही मालूम था कि बस गाना यूट्यूब पे डालना है। यूँ थोड़ी मालूम था देख के लोग प्रोग्राम दे देंगे। फिर ये गाना गाया मैंने वहाँ पे जैसे तैसे। तो डर, जो डर रहता है जब पहला जो लाइव, डर के आगे जीते। तो वो जीत कैसे हासिल करी आपने? वो जीत मैंने ऐसे हासिल करी कि माता पिता का नाम लिया, और जो गाने मेरे को याद थे उसके सिवा जो हिंदी गाने याद थे, देश भक्ति के जो गाने थे, देश है वीर जवानों का, जैसे ऐसे सब करके
सक्सेस करा पहला प्रोग्राम, उसके बाद प्रोग्राम पे प्रोग्राम, प्रोग्राम के प्रोग्राम। फिर मैं गाने बजाने के साथ साथ तैयारी करने लग गया। अब झाबुआ जिला राजगढ़ के बाहर गया तो वहाँ आदिवासी प्रोग्राम था, वहाँ प्रोग्राम किया तो वहाँ के लोगों ने बोला भजन गाओ। तो ये नई चीज़ मिली कि आदिवासी लोकगीत प्लस भजन गायक। तो वहाँ से फिर मैंने भजन की तैयारी करी। बहुत कम लोग ऐसे रहते कि दो चीज़ें एक साथ मेंटेन कर पाते। नहीं कर पाते। फिर मैंने करी, भजन की तैयारी करी, फिर मैंने भजन निकाले। भजन भी मैंने ऐसे निकाले जो ब्लॉकबस्टर गए, जलने वाले जलते हैं, चलने दो गाड़ी फार्म में, भक्तो श्री राम के, हम भक्ते श्री राम के, कालो के काल, मेरे है महाकाल, ऐसे काफ़ी भजन निकाले। तो भजन में भी पसंद करा लोगों ने, आदिवासी गीतों में भी पसंद करा। कोई ऐसा लाइव शो जो आपके बहुत ज़्यादा दिल के करीब था, ऐसा कुछ, या बेस्ट मोमेंट आपकी लाइफ का जो एक शो ऐसा कुछ मोमेंट को हो? तो एक था मेरा धर्मपुरी ज़िले में सुंदरेल गांव है, जहाँ पे जब मेरा नया नया गाना चला था ऊपर कांच का बंगला, तो बहुत सारी पब्लिक थी, हज़ारों की पब्लिक थी। और उसमें वो जनरेटर लगा था, जनरेटर में पंखा था। तो मैं भीड़ से प्रोग्राम करके जा रहा था तो वो लड़का मेरे को रोकने के चक्कर में उसकी 4 उंगलियां कट गई थी पंखे में, जनरेटर में। बिल्कुल तिवारी जी करके पक पक कट गई उसकी उंगलियां। तो वो बहुत हमेशा वो प्रोग्राम याद रहा। उसके बाद भी वो कट गई, उसके बाद भी वो लड़का मेरे से मिल के गया। मैं उसको हॉस्पिटल के लिए मैंने बोला, पब्लिक बहुत थी, उसको मैंने हॉस्पिटल पहुंचाया था। वो प्रोग्राम मेरे को याद रहा। इसके अलावा तो सभी प्रोग्राम बढ़िया रहे, बहुत अच्छे रहे, पर वो दिल के सबसे करीब है, लोगों का प्यार। हाँ, 19 किलोमीटर से आया था वो प्रोग्राम देखने, और आते से ही उसने मेरे को हाथ दिया, इतने में जनरेटर दिखा नहीं, उसको उंगली कट गई उसकी, पब्लिक बहुत थी। वो यादगार प्रोग्राम दे दिया। राइट। वो बाहर निकल गई थी, ऐसे ही रह गई? पूरी कट गई। ओह शिट। कट गई, नीचे उंगली गिर गई थी। इतनी मतलब दीवानगी थी पहले मेरी। नया नया गाना था, उस गाने की मेरी तो क्या कोई औकात नहीं है, पर उस गाने की। आप जो युवा वगैरह आ रहे हैं, हाँ। जो यूथ है अभी की, वो काफ़ी ज़्यादा इस फील्ड में आने का सोच रही है और काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो उनको क्या ऐसे आप एडवाइस देना चाहोगे? फ्यूचर है या नहीं है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, और आ रहे हैं तो क्या ऐसी तैयारी करो कि आप भीड़ से हटकर ऊपर जा सको? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, क्योंकि देश का भविष्य युवा ही निर्मित करता है। जितने भी कलाकार हैं, आदिवासी की इंडस्ट्री के पुराने कलाकार हैं या नए कलाकार हैं, सभी को अनुभव बहुत ज़्यादा है मेरे से। मैं किसी की बुराई या किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी गाना आप निकालते हो तो उस गाने का तर्क वितर्क होना चाहिए, उस गाने का मतलब होना चाहिए। जैसे पुराने गाने आप सुनो, दिलों की तू रानी, उसका पूरा शब्द आप सुनो, आदमी सुन के अच्छा आज के यूथ के गाने कुछ भी, हेडपम्प हिलाऊं, पानी निकले, वहाँ तो आप खुद सोचो, वे वही आयो पामड़ो कुकड़ो मारी दूँ। तो ये कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में डीजे बंद होने का भी ये भी कारण है। जो ये गाने हैं अब शब्द टाइप गाने निकल रहे हैं। आप गाना गाओ, तीर कामठी, लाल पागड़ी, मूछ वाकड़ी, आदिवासिनी जात आपड़ी, शब्द तर्क वितर्क होना चाहिए। कुछ तो भी गाने गा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे गाने गा रहे हैं। आप बेवफा के गाने गाओ तो बेवफा का भी ढंग होता है गाने गाने का। आप कोई सा भी गाना गाओ, शब्दों का चयन करके गाओ। हाँ, जितने भी युवा लोग जो आना चाहते हैं, जिनका भविष्य इस फील्ड में, ऐसा नहीं है कि किसी का भविष्य नहीं है। अभी जो आपको डीजे वगैरह बंद हुए, हाँ, ऐसा जो अभी काफ़ी ज़्यादा उस पर बहसबाजी हुई थी, तो क्या फ्यूचर है डीजे का? आगे हो चलेगा या नहीं चलेगा आपके हिसाब से? डीजे का ऐसा है कि डीजे सब जगह चालू है, सभी जगह चालू है डीजे। धार, इंदौर, इधर का सब जगह चालू है। झाबुआ अलीराजपुर में अपने डीजे चालू नहीं है। डीजे चालू नहीं का कुछ कारण भी है। अपने यहाँ पे जितनी शराब, अपने यहाँ पे जितना युवा अलग लाइन पे चल रहा है, जो प्रशासन की गाइडलाइन पे डीजे वाले काम नहीं करते हैं, उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो ये गलत है। अब क्षेत्र में पुरानी संस्कृति को लेके अपने प्रशासन इतना जाग रहा है कि भाई पुराने मांदल लाओ, पुरानी चीज़ लाओ, सब चीज़ पुरानी करो, अपना जो रीति रिवाज है उसको चेंज मत करो। हाँ, क्योंकि अपन भोले भाले गांव के आदिवासी है,
तो उसको चेंज मत करो, उसको अलग कल्चर में मत लाओ। मैं खुद गाना गाता, मेरा खुद का गाना नहीं चलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर मैं सच्चा आदिवासी का साथी होऊंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं गाना बनाता, मेरा गाना यहाँ नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे सुन लेंगे, लेकिन मैं ज़बरदस्ती झगड़ा करके डीजे चलवाऊंगा नहीं, जिससे मेरा आदिवासी समाज को नुकसान हो। हाँ, बाहर चल रहे डीजे, यहाँ भी लगेगा, प्रशासन को, यहाँ के लोगों को लगेगा, यहाँ के तड़वी सरपंच सबको लगेगा कि भाई डीजे चालू करना चाहिए भविष्य में, तो उसका अपन इंतजार करेंगे। अपन झगड़ा थोड़ी करेंगे, प्रशासन को भाटे थोड़ी मारेंगे, सुनना तो पड़ेगा। उसी बीच जो डीजे वाले, जो हाँ। डीजे में जो भी बिजनेस हो गया, हाँ। उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। हाँ, तो उसको आप किस हिसाब से देखते हो? ये भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जैसे तैसे रिस्क लेके घर की चीज़ें कुछ गिरवे रख के अपना डीजे का जैसा तैसा पूरा तामझाम सही करा, उसके बाद में डीजे बंद हो गए। अब खूब से लोग जो बाउंड्री वाले थे, जैसे गुजरात बाउंड्री वाले थे, उन्होंने तो गुजरात में बजा लिए डीजे जाके, लेकिन जो इस तरफ थे थानला पेटलावाद इधर के क्षेत्र के, उनके डीजे का बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अब क्या है कि ये ध्वनि यंत्र है, एग्ज़ाम चलती है, प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते। भविष्य में कभी चालू हो, मेरी तो ऐसी दुआ है, होना चाहिए। भाई शादियों ब्याहों में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर कुछ जो भी गाइडलाइंस, जो वाने निकलते हैं, सारे वानों में मांदल बजा लो, लास्ट वाने में डीजे मंगा लो, बारात के दिन डीजे मंगा लो, ऐसा होना चाहिए। अब देखते हैं कब तक नहीं होता है। ओके, उसका इंतजार करके। इंतजार। हाँ, तो आप जो टॉपिक कर रहे थे उसको वापस से। हाँ, उसमें युवाओं को मैं यही कहना चाहता हूँ कि भैया जो युवा है सोच समझ के इस फील्ड में आए। सबसे अच्छी फील्ड फेमस होने की यही है, लेकिन 2 मिनट में गिरने की भी यही है, मैं ये भी बता दूँ। और वो गिरने की वजह क्या हो सकती है? गिरने की वजह ये हो सकती है अय्याशी, ऐसे जैसे घमंड आना। घमंड राजा रावण का नहीं रहा। बहुत से लोगों को घमंड आ जाता है, बहुत से लोग एक दूसरे को काटने लग जाते हैं। अपनी लाइन पे चलना है। ओके। किसी भी ऐसा प्रकार का कोई अपशब्द वाला गाना नहीं गाना है जिससे हमारे आदिवासी समाज के जितने भी पार्टी है वो आपका विरोध करे, आपके घर वाले आपका विरोध करें। इसलिए शब्दों का चयन मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी है, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले युवा के लिए और आने वाले कलाकारों के लिए। आप कुछ कर रहे हो, आपको बताना है अपने आदिवासी समाज के बारे में, तो आप टांटिया मामा, बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, आप इनको बताओ। आप पतली कमरिया, हल्के चलके, ये सब थोड़ा सा क्या है, पब्लिक में सुनने उम्र हो जाती है उनको अच्छा नहीं लगता है। हाँ, 16-17 साल के लोग सुनते हैं तो ठीक है, पर थोड़ा शब्दों का चयन करके बनाना चाहिए गाना, मेरा ये कहना है। बाकी जिसकी जैसी मर्जी। जाति धर्म और समाज को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें आप करोगे तो उनसे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। कोई समस्या नहीं। शब्दों का चयन बहुत जरूरी है। आपके जीवन का मंत्र या कोई विचार जो आप दिन भर फॉलो करते हो, और आप हर इंसान का कुछ ना कुछ एक ना एक तो रहता है, यार ये चीज़ है, इसको मुझे कभी नहीं भूलना है। जिन्होंने मुझे चाहा, जिन्होंने मेरे गाने सुने, जो मेरे अपने दर्शक हैं, जो मुझे सुनते हैं, लाइक करते हैं, उनसे बड़ा मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं। हाँ, उनको देख के ही मैं सीखा हूँ और उनको ही मैंने अपने गाने सुनाए। उन्होंने मुझे पसंद किया है, यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। हाँ, क्योंकि 2 मिनट में वो सुनते हैं, 2 मिनट में वो बना सकते हैं। अगर मैं कुछ गलती करूँगा, ऐसा कुछ करूँगा तो वो गिरा भी सकते हैं। राइट। इसलिए सबसे मेरे जीवन की अगर कोई पूंजी है तो मेरे दर्शक। दर्शक से बड़ी कोई चीज़। आपका फेवरेट कोई भजन या सॉन्ग कौन सा है जिसे आप गुनगुनाते रहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हर किसी का सिंगर का रहता है, ये मेरा फेवरेट है, ऐसे में। ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर फिर भी एक ज़्यादा अच्छा है मेरा खुद का। जलने वाले जलते हैं, चलने दो गाड़ी फार्म में, और कोई तुम्हारा क्या करे, तुम भक्त हो श्री राम के। ये मेरी फेवरेट लाइन। परफेक्ट। क्योंकि गिराने के लिए 10 लोग 1000 लोग रहेंगे, जलने वालों का काम है जलना, जलने वाले जलते रहेंगे। अपन सच्चाई से अपना काम चलने दो। मैंने काफ़ी बार मैंने देखा है, आप जब भी लाइव शो करते हैं, डीजे शो करते हैं, जो रैली वगैरह निकालते हो, उस टाइम पे आप खुल के धमकी देते हो पाकिस्तान वालों को। हाँ, थोड़ी सी लाइन हो जाए और उसके बाद आगे की चर्चा। वो मैं कट्टर हिंदूवादी गाने गाता हूँ। केस भी मेरे ऊपर 22-23 हो गए। ओह। हाँ, धार जिले में 2-3 केस है, गोधरा में है। तो जो करने वाले लोग कौन सी कम्युनिटी के रहते? उनकी तरफ से होता है कि ये भाई धार्मिक
भावना को ठेस पहुंचा रहा है ये कलाकार, ये मस्जिद के सामने ऐसे गाने गा रहा है। नहीं, लेकिन वो आप लोगों के लिए नहीं, वो तो दूसरे देशों के लिए। हाँ, मैं हर बार केस में जाता हूँ, कोर्ट में भी जाता हूँ, वकील जज साहब के सामने भी, तो मैं बोलता हूँ कि मेरा गाना पूरा आप सुनो, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान, बच्चा समझ के छोड़ दिया है, अब भी पकड़ ले अपने कान, नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान है, ये मैं बोलता हूँ खुलेआम, और मरते दम तक बोलूँगा, चाहे मुझे कोई कुछ भी कर दे। जो मेरा धर्म है, जो मेरा हिंदू धर्म है, मैं किसी के धर्म की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ। भाई हमारा हिंदुस्तान है, भारत देश है, यहाँ पे सब समाज के धर्म के लोग रहते हैं और हम सभी का सम्मान करते हैं। हाँ, जैसे हमारे अभी पहलगाम में रिसेंटली आप देख लो, पहलगाम में बंदूक से आतंकवादियों ने कर दिया, तो ये कहाँ के थे आतंकवादी? पाकिस्तान के। अमरनाथ यात्रा में बम मारते हैं, बंदूकों से डराते, क्या है? पाकिस्तान में। तो अपने दुश्मन को गाली देने में भी अपने देश में अगर वो नहीं है तो फिर क्या करेगा यार? तो आप खुद सोचो। मैं अपने यहाँ के लोगों को थोड़ी दे रहा हूँ, हिंदुस्तानी एकता से रहो आप। सर्वधर्म संपन्न है, लेकिन हिंदू धर्म सबसे ऊपर है। सब धर्म की बात नहीं करता, मेरा धर्म सबसे ऊपर, क्योंकि मैं हिंदू हूँ बस। और उसकी जो उत्पत्ति बोल सकते, वो भी काफी टाइम पहले, सबसे पहले शायद वही आता, उसके बाद सारी चीजें मतलब एक के बाद एक। अपना ये हिंदू धर्म ऐसा है जिसमें गाय को माता मानते, धरती को माता मानते, अपना धर्म ऐसा है। और अपने धर्म में अपना गर्व करना चाहिए कि अपन हिंदू है, बस मेरा इतना ही कहना है। किसी धर्म को, भावना को मैं आहत नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे धर्म पे आँच आती है, मेरे धर्म पे, मेरे देश में अगर कोई गोली बारूद आतंकवादियों को मारता है तो फिर मेरे को बोलना पड़ता है, नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान भड़वा है, ऐसे मेरे को बोलना पड़ता है शब्द, ताकि मेरी वजह से, मेरे गाने की वजह से, मैं जिस फील्ड में आया हूँ उसकी वजह से अगर एक हिंदू भी जग जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि चलो यार ये धर्म के प्रति जग गया बस। ओके। फ्यूचर में आपके क्या सपने? फ्यूचर में मेरा कोई सपना नहीं है। फिर भी जैसे हो सकता कि एल्बम हो गया या फिर निकालो। मेरा फ्यूचर में ऐसा कोई सपना नहीं है, बस जब तक है कि अभी मैंने रिसेंटली 2-3 साल से आदिवासी गीत गाना बंद कर दिए थे, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि तिवारी जी आदिवासी गीत आप गाया करो, लेकिन साथ में भजन गाया करो, क्योंकि भजन आपके बाहर क्षेत्र में बहुत चलते हैं, आपकी आवाज़ को लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मैं भजन में चला गया था, तो मैंने यहाँ पर 4-5 साल से अपने आदिवासी भाइयों के लिए गाने रोक दिए थे। तो क्या वापस से कमबैक करोगे आदिवासी इंडस्ट्री में? अब जितने भी गायक कलाकार हैं उन सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि अब कमबैक खतरनाक होगा, सब बच के रहे। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, सब शब्दों का चयन करके गाए, क्योंकि अब मैं ये 9 अगस्त के बाद हर 15 दिन में गाना डालूंगा। ओके, ग्रेट। हर 15-20 दिन।